हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ रहे थे उस प्रयोग के बारे में जिससे यह सिद्ध होता कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। हालांकि उस प्रयोग के द्वारा यह बात सिद्ध नहीं हो पाई कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि जस्ट हमें ये बात पता चली थी कि कोई तो पदार्थ था जो ज़रूर आर स्ट्रेन की कोशिकाओं में स्थानांतरित हुआ था, जिससे आर स्ट्रेन की कोशिकाएं जो थी वो रूपांतरित हो गई थी, किसमें? एस स्ट्रेन में रूपांतरित हो गई थी। क्योंकि आपको ये बात पता है कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में जो सबसे घातक रूप होता है जिसके द्वारा निमोनिया रोग होता है वो कौन सा है? एस स्ट्रेन जीवाणु। ठीक है, तो वो तो बात रही पहले प्रयोग की। आज हम देखेंगे दूसरा प्रयोग जो कि किन वैज्ञानिक ने किया था? एवरी, मैकनॉइड व मैककॉर्टी वैज्ञानिकों के द्वारा। ये भी इसी बात को पता लगाने में थे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। तो देखते हैं कि इन्होंने ये प्रयोग किस प्रकार से किया। इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने एस स्ट्रेन के जीवाणु से प्रोटीन को अलग किया, प्रोटीन को, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को, तथा फिर डीएनए को। डीएनए को अलग किया। पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि इन 3 वैज्ञानिकों ने भी डिप्लोकोकाई निमोनिया जो थे बैक्टीरिया जिसके द्वारा न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है, उन्हीं की हेल्प ली थी। यानी कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया पर ही उन्होंने प्रयोग करके देखा था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को लिया और फिर उनमें से पहले तो प्रोटीन को अलग किया, फिर कार्बोहाइड्रेट को अलग किया और फिर डीएनए। ठीक है, पहले प्रोटीन को, फिर कार्बोहाइड्रेट को और फिर डीएनए को अलग कर दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने 3 पात्र लिए। 3 पात्र कह सकते हो आप, बर्तन कह सकते हो, कंटेनर कह सकते हो इंग्लिश में। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। 3 पात्र लिए उन वैज्ञानिकों ने। ठीक है, पात्र कहो आप, बर्तन कहो, कंटेनर कहो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इन तीनों में उन्होंने रखा क्या? इन्होंने तीनों में ही आर स्ट्रेन के जीवाणु रख दिए। यानी कि पहले में कुछ आर स्ट्रेन के रखे, दूसरे में फिर आर स्ट्रेन के रखे, तीसरे में भी फिर आर स्ट्रेन के जीवाणु उन्होंने रख दिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को इनके साथ मिलाया, जिसमें से प्रोटीन अलग हो चुका था। यानी कि क्या चीज़ मिक्स की उन्होंने? यहाँ मैं इसे मिटा देती हूँ। उन्होंने क्या चीज़ मिक्स की यहाँ पर? एस जीवाणु, प्रोटीन अलग वाले। ठीक है, इसमें भी फिर एस स्ट्रेन लिखो और जीवाणु लिखो, एक ही बात है। एस स्ट्रेन जिसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग, इसमें से फिर एस स्ट्रेन जिसमें से डीएनए अलग।
यानी कि इनको इनके साथ मिला दिया। इन्हें समझने की कोशिश करेंगे आप बच्चे कि पहले तीनों में तो उन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया रख लिए, उसके बाद इन्होंने इनके साथ मिक्स किया एस स्ट्रेन के जीवाणु को। कौन से एस स्ट्रेन के जीवाणु को? पहले वो एस स्ट्रेन के जीवाणु जिनके प्रोटीन अलग हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद ऐसे एस स्ट्रेन के जीवाणु जिनके कार्बोहाइड्रेट अलग हो चुके थे। उसके बाद तीसरे में उन्होंने ऐसे एस स्ट्रेन के जीवाणु रखे जिनके डीएनए निकाले जा चुके थे, यानी कि इनमें से प्रोटीन निकाल दिए, परंतु क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए इनमें था। ऐसे ही इसमें कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया, परंतु डीएनए और प्रोटीन था। यहाँ पर भी डीएनए निकाले हुए एस स्ट्रेन के जीवाणु मिक्स कर दिए गए आर स्ट्रेन के साथ, परंतु उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था। अब देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आए। यहाँ पर देखते हैं क्या बदलाव आए कि कोई भी एस स्ट्रेन के जीवाणु नहीं बने। एस स्ट्रेन के जीवाणु जो थे वो नहीं बने। दूसरे में देखते हैं क्या हुआ, दूसरे में भी एस स्ट्रेन के जीवाणु नहीं बने। तीसरे में देखते हैं क्या हुआ, तीसरे में जो बदलाव हुआ उसमें एस स्ट्रेन के जीवाणु बने। तीसरे में क्या हुआ था, एस स्ट्रेन के जीवाणु बने। क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर भी वही बात हुई कि तो जो आर स्ट्रेन के जीवाणु जो थे वो आर स्ट्रेन के जीवाणु में रूपांतरित हो गए। क्या हो गया, आर स्ट्रेन के जो जीवाणु थे वो एस स्ट्रेन के जीवाणु में बदल गए। तो इन दोनों में तो एस स्ट्रेन के जीवाणु नहीं बने, परंतु तीसरे में क्या हुआ, एस स्ट्रेन के जीवाणु जो थे वो बन गए। तो निष्कर्ष क्या निकला इसमें कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज जो थी ये हालांकि तरीके से ये बात भी क्लियर नहीं हो पाई इस प्रयोग के द्वारा भी कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ था। तो इसके बाद अब तीसरा प्रयोग हुआ जो कि किसने किया, एल्फ्रेड डी हर्शे एवं मार्था। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। प्रयोग 3, एल्फ्रेड डी हर्शे एवं मार्था चेज के प्रयोग। ठीक है, तो ये जो तीसरा प्रयोग था ये इन वैज्ञानिकों ने किया था, एल्फ्रेड डी हर्शे एवं मार्था चेज, और इस प्रयोग के द्वारा यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखते हैं कि ये प्रयोग कैसे हुआ। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज के जीवाणु जीवन चक्र को, बैक्टीरियोफेज होता है जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज के जीवन चक्र को, के जीवन चक्र को ई कोलाई जीवाणु के साथ अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने ये जो थे
हार्शे और जो चेज थे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था, इन्हें बैक्टीरियोफेज लिया जिसे जीवाणुभोजी कहते हैं, और उसके जीवन चक्र को ई कॉलाई नामक जीवाणु के साथ अध्ययन किया। अब हम ये समझते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज क्या है और ये ई कॉलाई क्या चीज़ है। बैक्टीरियोफेज जिसे हम हिंदी में जीवाणुभोजी कहते हैं, इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। क्या होता है बच्चों, बैक्टीरियोफेज जो होता है यह क्या है, यह एक विषाणु है। यह क्या है, एक विषाणु है जो किस पर निर्भर रहता है, यह एक विषाणु है जो जीवाणु पर निर्भर रहता है, या कह सकते हैं जीवाणु पर आक्रमण करता है। नाम ही है बैक्टीरियो। बच्चे लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नाम के आगे तो बैक्टीरियो लिखा हुआ है, तो फिर ये जीवाणु ना होके विषाणु कैसे है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बैक्टीरियोफेज यानी कि फेज मतलब होता है यहाँ पर कि उस पर निर्भर रहना हो, आक्रमण करके उसे अपने वश में कर लेना, ठीक है, उस पर विजय हासिल कर लेना। तो यह क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में कहते हैं जीवाणुभोजी। यह एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है। और ई कॉलाई क्या है, ई कॉलाई का पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ई कॉलाई क्या है, ई कॉलाई का पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। ये एक प्रकार का जीवाणु है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा जीवाणु है जो एक तरीके से हमारी आंतों में घूमता रहता है और खाने को पचाने में, अवशोषण करने में मददगार होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा संख्या में हो जाए तो फिर ये रोग भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज आपको समझ में आ गया, विषाणु है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है। और ई कॉलाई क्या है, ई कॉलाई को पूरा नाम हम जानते हैं इस्चेरिचिया कोलाई से, यह एक जीवाणु है। अब इन दोनों को साथ में लेकर ये जो हार्शे और चेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने अध्ययन किया। पहले मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से समझा दूं कि कैसे बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु पर हमला करता है। ये है बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी जिसे कहते हैं। कुछ याद आ रहा होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ये, ठीक है। इस प्रकार का ये दिखता है, ये इसका डीएनए है, ठीक है। अब ये है एक जीवाणु। जीवाणु के पास कोई केंद्रक नहीं होता, तो जो उसके गुणसूत्र होते हैं वो पूरे इसके जीव द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। यानी कि ये हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में इसके जीवाणु इसके गुणसूत्र फैले हुए हैं। तो ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया है एक ई कॉलाई। ये हो गया इसका गुणसूत्र, ई कॉलाई का गुणसूत्र ये हो गया, ये हो गया आपका जीवाणुभोजी। अब होता क्या है, जीवाणुभोजी अपने इन पैरों के द्वारा किससे जुड़ जाता है, इस जीवाणु से जुड़ जाता है। और जब ये जुड़ जाता है तो ये जो इसका डीएनए है जीवाणुभोजी का, ये किस में प्रवेश कर जाता है, ई कॉलाई में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है, जीवाणुभोजी का ये जो डीएनए है ये इसमें प्रवेश कर गया, ये तो जीवाणुभोजी का डीएनए हो गया, और ये ई कॉलाई का डीएनए हो गया। तो क्या होता है फिर, ई कॉलाई जो है वो धीरे धीरे जीवाणुभोजी के इस डीएनए को भी अपना ही डीएनए समझने लगता है। यानी कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा ये वाला डीएनए है, गुणसूत्र है, या फिर मेरे ये वाले गुणसूत्र हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे अब असंख्य यानी कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में जीवाणुभोजी कहाँ पनप जाते हैं, ई कॉलाई के अंदर। ये क्या नाम दिया मैंने, जीवाणुभोजी। आई आपको बात समझ में, जीवाणुभोजी जुड़ गया ई कॉलाई के साथ अपने इन पैरों के द्वारा। फिर क्या हुआ, जीवाणुभोजी का ये गुणसूत्र या कहें डीएनए ये किसके अंदर प्रवेश कर गया, ई कॉलाई के अंदर प्रवेश कर गया। और जब ये प्रवेश कर जाता है तो अभी ई कॉलाई के पास अपना खुद का तो डीएनए है ही, जीवाणुभोजी का भी डीएनए आ जाता है, जिसके फलस्वरूप ये समझ नहीं पाता कि वास्तव में मेरा डीएनए कौन सा है, और इसे भी अपना समझ के
बहुत ज़्यादा संख्या में अपने भीतर जीवाणु भोजी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जैसे आपको पता है एक वायरस जो है उसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस मतलब विषाणु। क्यों? क्योंकि वो तब तक जिंदा रह सकता है जब तक कि वो किसी सजीव के संपर्क में आता है। ठीक है, अगर वो अकेला पड़ा है तो अकेला ही पड़ा हुआ है। जैसे आजकल आप कोरोना वायरस को देख रहे होंगे, तभी तो कहा जाता है कि हमें इतने दूर रहना चाहिए, हमें काफ़ी दूर से बात करनी है, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये विषाणु जो हैं ये सजीव ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं कि मैं कैसे किसी एक सजीव के भीतर प्रवेश करूँ और ज़्यादा संख्या में अपने आप को बनाऊँ, तभी इनकी बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये प्रयोग हुआ कैसे। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ आप लिखेंगे, हर्षे एवं चेज़ को पता था कि डीएनए में फॉस्फोरस, तो पी मतलब फॉस्फोरस होता है, जबकि जो सल्फर है जिसे गंधक कहते हैं वो नहीं होता है। ये क मैंने लिख दिया है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ख। और अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या रहता है, फॉस्फोरस नहीं होता और सल्फर जो होता है वो होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, फॉस्फोरस का प्रतीक होता है पी, जबकि उसके अंदर सल्फर गंधक नहीं होता। और इसके विपरीत जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता, उसके अंदर सल्फर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या किया, हर्षे एवं चेज़ ने बैक्टीरियोफेज को 2 माध्यम में उगाया। यहाँ पे आप लिखेंगे बैक्टीरियोफेज को 2 माध्यम में उगाया। पहला माध्यम कौन सा था? पहला माध्यम वो था जिसमें फॉस्फोरस मौजूद है। और दूसरा माध्यम कौन सा था? दूसरा माध्यम वो था जिसमें सल्फर उपस्थित है। समस्थानिक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, यानी कि ये फॉस्फोरस का ये रूप है। आपको पता है जैसे हम प्रतीक लिखते हैं किसी भी तत्व का, तो ये हो गया फॉस्फोरस प्रतीक। हम ऊपर लिखते हैं उसका क्या, उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, या कि उसका परमाणु भार लिखते हैं। और हम नीचे क्या लिखते हैं, उसका परमाणु क्रमांक। तो ये 32 और 35 क्या है, ये इनके परमाणु भार है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फॉस्फोरस लिया जिसका 32 परमाणु भार था, और इसके लिए सल्फर के लिए लिया इन्होंने 35 परमाणु भार वाला सल्फर। ये 2 माध्यम हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज को उन्होंने 2 माध्यम में उगाया। 2 माध्यम कौन कौन से थे? पहला माध्यम वह जिसमें फॉस्फोरस 32 था। ठीक है, ये रहा फॉस्फोरस 32। और दूसरे माध्यम में क्या था? सल्फर 35। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, तो गंधक 35 भी आप इसे कह सकते हैं। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को यहाँ पर उगा दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ समय बाद इन्होंने देखा हर्षे एवं चेज़ ने कि जो बैक्टीरियोफेज पहले माध्यम में बने उसमें क्या रहा, यानी कि जो संतान उत्पन्न हुई उसमें क्या देखा उन्होंने कि डीएनए में उनकी संतानों में भी क्या था, फॉस्फोरस 32 था। और इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज में क्या हुआ, उनके प्रोटीन में आ गया, क्योंकि जो सल्फर होता है वो डीएनए में प्रवेश नहीं कर सकता, वो किस में प्रवेश कर सकता है, प्रोटीन में, प्रोटीन में पाया जाता है। तो ये नोट करने के बाद आप लिखेंगे दोनों माध्यमों में बैक्टीरियोफेज
दोनों माध्यमों में बैक्टीरियोफेज उत्पन्न हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से, ये था आपका P32 माध्यम में और ये हो गया आपका S35 माध्यम। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज यानी कि जो संतान उत्पन्न हुई बैक्टीरियोफेज में, उसमें क्या पाया गया, उनमें क्या पाया गया कि डीएनए में अब किस प्रकार का फास्फोरस प्रवेश कर गया, P32, और जो प्रोटीन था इन बैक्टीरियोफेज का जिसमें P32 था, वो कैसा था, उसके अंदर जो सल्फर था वो कैसा था, सामान्य। आई बात कुछ समझ में? थोड़ी सी आपको ये मुश्किल लग सकती हैं चीज़ें, लेकिन अगर इन्हें आप कई बार समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। पहले मैं लिख दूँ ये वाला भी, तब आपको समझाऊंगी। इसमें मैंने देखा कि जो डीएनए था उसके अंदर फॉस्फोरस सामान्य और जो प्रोटीन था उसके अंदर क्या हो गया, सल्फर 35 प्रवेश कर। कहने का मतलब ये है, आपको वहाँ तक समझ में आया कि हमने दो माध्यम लिए, P32 पहला माध्यम, दूसरा माध्यम S35। तो जो बैक्टीरियोफेज हमने P32 के अंदर रखे थे उनके डीएनए में अब किस प्रकार का फास्फोरस प्रवेश कर गया, P32, और उनके प्रोटीन तो सामान्य ही थे, प्रोटीन में फास्फोरस प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सल्फर को लेता है। अब दूसरे माध्यम में जो हमने बैक्टीरियोफेज रखे थे, S है, यानी ये S किस में प्रवेश करेगा, प्रोटीन में, तो इसलिए जो बैक्टीरियोफेज थे उनके प्रोटीन में S35 आ गया और डीएनए में जो फास्फोरस थे वो कैसा रहा, सामान्य ही रहा, यानी कि जो पहला था वो वैसे ही रहा। आई बात समझ में? अब देखते हैं आगे। अब ये बैक्टीरियोफेज हमारी तैयार हो गई, यानी कि अगर इसे हम चित्र के द्वारा देखें तो हमारे दो बैक्टीरियोफेज यहाँ पर तैयार हो गए। ये ऐसा, ये हमारा पहला बैक्टीरियोफेज, ठीक है, पहला बैक्टीरियोफेज मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। इसके डीएनए में क्या है, P32, ठीक है, ये पहला बैक्टीरियोफेज है। दूसरा बैक्टीरियोफेज हमारा क्या हो गया, दूसरा बैक्टीरियोफेज हमारा वो हो गया जिसका डीएनए तो सामान्य है, लेकिन ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या चीज आ गई, प्रोटीन में S35, प्रोटीन में क्या चीज आ गई, S35। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये बैक्टीरियोफेज हमने तैयार कर लिए। अब ये अटैक करेंगे, ये आक्रमण करेंगे किस पर, ई कोलाई पर। दोनों बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के साथ रखा, दोनों बैक्टीरियोफेज को किसके साथ रखा, ई कोलाई के साथ रखा। तो देखते हैं क्या हुआ। इसके डीएनए में P32 है और ये सामान्य है, इसके प्रोटीन में क्या है, S35, प्रोटीन में S35 है। ये ई कोलाई का गुणसूत्र है जो कि पूरे में फैला हुआ है, ये भी दूसरे ई कोलाई का गुणसूत्र है जो दूसरे में फैला हुआ है। तो देखते हैं अब क्या चेंजेस हुए। अब होता क्या, मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये जीवाणु भोजी जब इस ई कोलाई के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसका डीएनए इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ समय बाद क्या हुआ, जो इसके अंदर जीवाणु भोजी बने, उन जीवाणु भोजी के जब डीएनए की जांच की गई तो उनके डीएनए में भी क्या पाया गया, उनके डीएनए में भी P32 यानी फास्फोरस 32 पाए गए।
आई बात समझ में? यानी कि ये डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर गया, फिर इसके अंदर क्या हुआ, ई कोलाई ने असंख्य यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जीवाणु भोजी को बनाया अपने भीतर, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि ये मेरा डीएनए है या फिर मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है जीवाणु भोजी उसका डीएनए है। तो इसके अंदर संतानों की वृद्धि हुई, संतान उत्पन्न हुए। तो जो भी संतान उत्पन्न हुए, जब उनके डीएनए की जांच की गई तो उनके डीएनए में भी P32 पाया गया। तो इससे क्या हुआ, जनक में भी P32 था, संतान में भी ये P32 आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसके अंदर इस ई कोलाई में जो जीवाणु भोजी बने वो क्या थे, उनके प्रोटीन में सल्फर नहीं पाया गया। आई कुछ बात समझ में? यानी कि इसके जनक के प्रोटीन में तो S35 था, परंतु अब जो इस ई कोलाई में जीवाणु भोजी बने, जो संतान उत्पन्न हुई, उनमें S35 नहीं आया। मैं आपको लिख कर अब समझा देती हूँ। जो तो मैंने बोल दिया, लेकिन लिख कर हम समझेंगे तो समझ में आएगा। पहले की अगर हम बात करें, पहले में जो भी बैक्टीरियोफेज बने, सभी के डीएनए में P32 पाए गए। ये वो बैक्टीरियोफेज है, आप संतान बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं। उनमें क्या पाया गया, P32 पाया गया। और दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में जो भी बैक्टीरियोफेज बने, सभी के प्रोटीन में S35 नहीं पाया गया। यानी कि जो संतान पहले में बनी ई कोलाई में, उन सभी के डीएनए में P32 पाया गया। यानी कि P32 जनक में भी था और संतान में भी बना। लेकिन दूसरे की अगर बात करें तो जनक में S35 था लेकिन संतान में नहीं आया, यानी कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हुए दूसरे में। तो पहले में क्या हुआ, डीएनए स्थानांतरित हो गए। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे यह निष्कर्ष निकल के आया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है जो जनक से संतान में आता है। प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है जो जनक से संतान में आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने लिखा है दूसरे में जो बैक्टीरियोफेज बने, सभी के प्रोटीन में S35 नहीं पाया गया। S35 उसमें नहीं था। तो निष्कर्ष क्या निकला इन बातों से? इन बातों से निष्कर्ष यह निकला डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे कह सकते हैं, जनक से संतान में स्थानांतरित होता है। यानी कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप इस पूरे प्रयोग को, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हर्षी एवं चेस के प्रयोग को चित्र सहित समझाइए, स्पष्ट विवरण दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।